जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं। सैयद यासिर अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ट्रंप साहब की स्पीच आई है, मच एंटिसिपेटेड, बड़ा इंतज़ार था सबको जी। हम्म। और झांकी मारी है उन्होंने। 19 मिनट ऐसे ही जस्ट बकवास की है। टाइम वेस्ट किया। हाँ, अच्छा, लोगों हम ने। इसकी ना स्पीच को अनकवर करते हैं कि अब तक ट्रंप की स्पीच के अंदर से क्या मिला। लेकिन इम्पॉर्टेंटली, जैसा आपने अभी थंबनेल के ऊपर भी देखा है कि ट्रंप की थर्ड टर्म है या इम्पीचमेंट है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और शाहजब, इम्पीच डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अमेरिका के अंदर इम्पीचमेंट की ट्रेडिशन जो है ना, काफ़ी सालों से 1868 से शुरू हुई है। एंड्रयू जैक्सन साहब से स्टार्ट हुआ था। कोशिश करते रहे हैं कि जो इनके सदूर हैं उनको इम्पीच किया जाए, बट अभी तक ऐसी कोई ट्रेडिशन हमें मिली नहीं है कि मुकम्मल तौर पे इम्पीचमेंट का रिज़ल्ट जो है वो आ जाए। हाँ, कोशिश की थी ट्रंप की, एंड्रयू जैक्सन और जो बिल क्लिंटन साहब थे उनको जो है वो इम्पीच कर दिया गया था, बट उनको जो है वो अक्विट कर दिया सेनेट की तरफ से। बड़ा फेमस केस था सर वो, मोनिका एग्जैक्टली। लेविंस्की, उनकी इंटर्न वाइट हाउस की। जी बिल्कुल। उनके साथ उनके अफेयर आ गए थे। फिर भी वो 3 साल तक तकरीबन अपने उन्होंने उसके बावजूद टेन्योर पूरा किया उन्होंने। टेन्योर पूरा किया। तो इसीलिए कोई ख़ास ऐसी ट्रेडिशन मौजूद नहीं है यूएस के अंदर। और ऑब्वियसली ट्रम्प साहब आपको पता है कितने पावरफुल हैं, और पिछले टर्म से ज़्यादा इस दफ़ा वो बड़े पावरफुल होके उभरे हैं। अच्छा, नहीं मुझे बताइए ये थर्ड टर्म कहाँ से आ रही? इम्पीचमेंट की तो मुझे मेक सेंस करती है, लॉजिक स्टेट्स कि जो भी निज़ाम चल रहा है उसके अंदर अगर ट्रंप को इम्पीच कर दिया जाए तो कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा। ये थर्ड टर्म कहाँ से आ रही है? थर्ड टर्म की बात क्योंकि इस वजह से, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 2 टर्म्स फाइनल होती हैं। और गालिबन ये 22वीं अमेंडमेंट भी इन्होंने फाइनल किया था कि इसके 2 टर्म से ज़्यादा हो नहीं सकता। बट लॉबी, इजरायली लॉबी इतनी जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है, और ट्रंप को उन्होंने इस हद तक अपने लिए तैयार कर लिया है कि मे बी वो किसी ना किसी तरीके से ट्रंप साहब के लिए थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये बात लास्ट ईयर मार्च से स्टार्ट की थी कि उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि जी आपने जिस तरह के इकदाम ले लिए हैं अमेरिका के अंदर, उसने तो मुकम्मल तौर पे जियो पॉलिटिक्स दुनिया की को चेंज कर दिया है। तो आप बताइए, आप क्या समझते हैं थर्ड टर्म के लिए? आप खुद होंगे, आपने किसी को नामजद किया है। तो मार्च में, सितंबर में रिपीटेडली पिछले साल 2 3 से 4 दफ़ा ट्रम्प साहब ने ये अंदिया दिया कि मे बी यस मे बी नॉट, जिस तरह उनका एक टिपिकल अंदाज है, आपको पता ही है। वो चीज़ों को रिपीट कर करके बात करते हैं, फिर धीमी आवाज़ कर देते हैं। तो उन्होंने 3 से 4 दफ़ा कहा कि मे बी यस मे बी नॉट। लेकिन उसके बाद हमें एक चीज़ नजर आई। क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या होगा? अमेंडमेंट आएगी? अमेंडमेंट ही बन सकती है, क्योंकि उनकी जो 22वीं अमेंडमेंट है उसमें जो है वो तरमीम जो है वो उसके बाद कोई तरमीम ला सकते हैं जिसके नतीजे में वो थर्ड टर्म दे दें। जैसे कि हमारे पास एक रेफरेंस मौजूद है ना, ये सेनेट के अंदर उनके पास मेजॉरिटी तो जो है वो मिल गई। जैसे जंग के तीसरे या चौथे दिन, 5वें दिन गालिबन, जो सेनेट के अंदर बिल अप्रूव करवाया जा रहा था कि जी हमें पैसे चाहिए मज़ीद, हमें जो है वो जंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो इख्तियार है सदर के पास कि वो किस तरीके से जंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, यूनिलैटरली ना करें, उस पर जब बात हुई तो सेनेट ने ट्रम्प साहब के फेवर में वोटिंग जो है वो आई थी। गालिबन 53 to 48 का रेशो था। तो यानी कि वहाँ पे एक मेजॉरिटी तो उनके पास मौजूद है। तो कल को अगर ये 2/3 मेजॉरिटी से अपनी अमेंडमेंट ये भी पास करवा सकते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये थर्ड टर्म की तरफ जाएं। बट अगेन, जब तक इसराइली लॉबी की सपोर्ट यूएस को नहीं होगी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाउ एवर मोर लाइकली ये बातें कंस्पिरेसी थ्योरी लग रही होंगी, अगर काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी वाली चीज़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ट्रम्प साहब से कोई ऐसी सेन चीज़। वो इनसेन चीज़ें करते रहते हैं हमेशा से। और ये इनसेन चीज़ों की वजह से एट नार वी बिलीव कि ट्रंप को इम्पीच कर दिया जाए तो या ट्रंप का हेल्थ के एतबार से कोई और फैक्टर नहीं कराएगा। एक तो वो सो मेनी इफ्स एंड बट्स, बट आई थिंक ये रोड मुझे लाइकली ज़्यादा पॉसिबल लगती है। अल्लाह खैर करे, बट ये है कि मर भी नहीं रहा ना, इतनी उम्र हो गई है ना। अल्लाह खैर ना ही करे इनके लिए। तो क्या कर खैर सकते हैं जो क्वेश्चन की हरकत है। एनीवे जी, ट्रंप की जी एक प्राइम टाइम की स्पीच मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ ज़रा। और बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, बड़ी एंटिसिपेटेड स्पीच थी जी, क्योंकि लग रहा था कि इसमें या तो एंड ऑफ वॉर की कोई बात हो जाएगी या लग रहा था कि जी कोई नेगोशिएशन की बात आएगी। लेकिन हमारी वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारी बदकिस्मती के ना ही एंड ऑफ वॉर की कोई बात आई, ना ही कोई नेगोशिएशन की बात आई। मोर और लेस उन्होंने 19 मिनट के अंदर जो पिछले महीने में उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे बयानात दिए थे, उन्होंने उसको एक आके सुना दिया और कुछ इसके अंदर डिफरेंस नज़र नहीं आया। ऐसा ही है, सेम कमेंट से। अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं कि क्या 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 है। उन्होंने कहा जी वॉर इज़ नेसेसरी,
बिल्कुल जी, यही बात आपने आगाज स्टार्ट में कही थी, वॉर इज नेसेसरी। फिर उन्होंने कहा जी ऑलरेडी वॉन, ये भी आप कहते आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मस्ट कंटिन्यू, ये भी आपने कहा। फिर उन्होंने कहा विल रैप अप सून। अब ये विल रैप अप सून शाह साहब इन्होंने मार्च 11 को भी कहा था, जो उन्होंने कहा था वॉर इज नेसेसरी, हमें न्यूक्लियर्स की वजह से हमला करना भी। इसमें दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है। एक तो ये कि जी इनके तुलसी गैबर्ट ने तो जिनकी इंटेलिजेंस चीफ ने पिछले साल जंग से पहले कह दिया था कि ईरान डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। एग्जैक्टली, ठीक है। एक तो वो वाला आपका बयान आता है। उसके बाद इन्होंने कहा, खुद ये कहते थे कि हमने डिस्ट्रॉय तबाह कर दिया B2C बॉम्बर फेंक के ईरान के न्यूक्लियर। एक तरफ आपकी इंटेलिजेंस चीफ ने पहले कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर आपने खुद क्लेम किया कि हमने तबाह कर दिया, और इस दफा आपने फिर वही बात की कि वॉर इज नेसेसरी। सर ये कौन से न्यूक्स हैं जो कि ना नजर आ रहे हैं, ना समझ में आ रहे हैं? कैसी हड्डी है जो कि ना खाई जा रही है, एक और निकली जा रही है, ना धुकी जा रही है? जी एक और फैक्टर भी यहाँ पे है ना कि इनका जो मेजर इशू था दैट वाज नॉट रिलेटेड टू ओनली न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो चाहते हैं कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी सिरे से तबाह हो जाए। रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक जो CSIS इदारा है या मुख्तलिफ और इदारे, उन्होंने क्लेम किया कि जी ईरान के पास 2500 मिसाइल हैं, फिर क्लेम किया जी 6500 हैं, फिर क्लेम किया कि जी 8500 हैं। ईरान के लोकल जर्नल से बात करते हुए ये पता चला कि ईरान के पास 2 लाख से ज़्यादा स्टॉक पाइल्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा ट्रम्प साहब को, अमेरिका को और इसराइल को ये भी है कि भाईजान इनके पास जब इतना ज़्यादा स्टॉक पाइल मौजूद है तो कल को तो ये लॉन्ग टर्म वॉरफेयर के लिए तो बाकायदगी से तैयार हैं, जैसे 8 साल की पहले लड़ चुके हैं ये लोग। बिल्कुल, उसको भी जो है वो इनका एक मेजर फैक्टर, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये दोनों मेजर फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी वो इसके अंदर सर चाइना की सपोर्ट भी ऐड कर लेना कि जो ख़त्म करने के चक्करों में थे, चाइना ने आपका 8 टन दिया सोडियम परक्लोरेट का इनको बंदर अब्बास पोर्ट पे, फिर उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल्स दिए इनको, और ये केपेबल ऑफ शूटिंग ये US कैरियर्स, और ड्रोन सारे रशिया के दिए हुए हैं। तो हम क्या ईरान इज केपेबल ऑफ फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर वंस अगेन। अच्छा जी, वापस स्पीच के ऊपर जाते हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया इनका जो मोरलेस स्पीच थी। दूसरी चीज उसके अंदर नजर आया कि जैसे अपनी ना ये अपील कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को और अपना केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। तो शाह साहब उसके अंदर तो इनकी अपनी, अगर हम डेमोक्रेट्स की अगर उठा लें, कोई 70-75% पहले एक्सेप्टेंस थी और सपोर्ट ऑफ वॉर थी। अब वो फिगर तो कहीं ड्रास्टिक डिक्रीज के बाद जाके आप मुझे बता रहे थे 20-25% की रह गई, तकरीबन 25 से 30% हो गई है। यही रिसेंट रिपोर्ट्स है हमारे पास। इसमें वो सपोर्ट के अंदर ना इन्होंने केस क्या उठाया, मजे की चीज उठाई। अब इसको जरा चेक करें। इन्होंने कहा जी हमारे जो ईरान को ब्लेम किया कि एक तो न्यूक्लियर का किया ब्लेम, अपनी ऑडियंस को अपील करते कि ईरान को इसलिए हमला करना जरूरी था। फिर इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने कहा जी हमास का अक्टूबर 7 का अटैक जो था वो ईरान ने किया। सर वो तो ईरान का एविडेंस कहीं से आया ही नहीं, मिला ही नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा वो, इन्होंने एक US का ना वॉरशिप था जो यमन के अंदर 2000 के अंदर सिंक कर गया था, USS कोल, बिल्कुल ऐसे, और उसमें कोई 15-20 इनके मरीन्स थे, सेलर्स थे जो डूब गए थे जी। तो बाद में मसला चलता रहा था। वो इन्होंने कहा वो ईरान ने तबाह किया। भाई वो तो अलकायदा ने क्लेम किया था। एग्जैक्टली, अलकायदा का लिंकेज कहाँ से आ गया ईरान के साथ? ताल्लुक ही कोई नहीं था। एग्जैक्टली। एनीवे जी, एक तो ये फैक्टर था। उसके बाद मेंशन जो सीज, मजे की बात, सबसे मजे की बात, मतलब 24 घंटे पहले तक भी ना डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया हुआ था सोशल मीडिया पे अपने कि नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है, पिछले महीने से ही हमें कह रहे हैं कि वो हमारे तरले कर रहे हैं। जो मच एंटिसिपेटेड आपकी प्राइम टाइप का ड्रेस है उसमें कोई टॉक्स का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल खुदा के बंदे, आप ट्वीटें करी जा रही हो, 24 घंटे पहले आपने मेंशन किया है कि जी वो नेगोशिएशन हो रही है बात, और इसमें एड्रेस में कोई जिक्र ही नेगोशिएशन। ट्रम्प साहब से कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता। मतलब वो ये कहते हैं कि जी जनाब हम जंग जीत रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, इस स्पीच के दौरान वो नेगोशिएशंस की बातें फिलहाल तो थोड़ी सी अंडरमाइन हो चुकी थी, लेकिन कह रहे थे कि जी विल जो है वो इसको बॉम्ब करके स्टोन एज की तरफ धकेल देंगे ईरान को। मजे की बात, ईरान ने क्या किया उसी दौरान जब ये स्पीच चल रही थी, ईरान ने दोहा में सायरन शुरू हो गए और तेल अवीव में सायरन शुरू हो गए। तो ईरान ने कहा भाईजान आप कीजिए, हम इधर से करेंगे। मजे की इन्होंने कहा कि हमने ईरान को की एबिलिटी टू अटैक जो है वो खत्म कर दिया। जब ये बात की उसी दौरान ईरान ने इजराइल पे बम मारे, बहरीन के अंदर सायरन बज रहे हैं, उन्होंने अपने रेजिडेंट्स को कहा भाई चुपो, हमला होने लगा वहां से जाके। कतर का 24 घंटे पहले LNG के जो शिप्स थे जी वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये भाई कह रहे हैं हमने उनको जी वो खत्म कर दिया उनके, हमने वहां पे एबिलिटी टू लॉन्च अटैक। साथ ही ये भी क्लेम कर रहे हैं रिजीम, यार ऐसा
डिजास्ट्रस मैंने इनका जो ये बयान है ना रिजीम चेंज वाला, बिल्कुल सही बात, वो तो लगता है कि कोई मैट्रिक का बच्चा है उसकी अना के ऊपर है कि मैं किस तरह रिजीम चेंज हुई है जी। वो रिजीम चेंज सुना है इनकी जी, हमने इनकी टॉप लीडरशिप डिस्ट्रॉय कर दी है, अब उसकी जगह लोग रिप्लेस होगी तो रिजीम चेंज तो होगी। अब खुदा के बंदे तुमने उनको और स्ट्रेंथन कर दिया, और बड़े खामनाई जो है वो साहब को शहीद करके छोटे खामनाई साहब को बिठा दिया। क्या फर्क है यार सर। वो उनका एक बड़ा पुलिस सेंट्रिक सा उनका डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है ईरान की, उसका ये निज़ाम है ही नहीं। एग्जैक्टली वो किस तरह आपने करना है, ये वही वाला है जो तालिबान का मॉडल था, ये सीखे नहीं है, मैंने देखा है। सही बात, हम लोगों किताबें पढ़ के ना रिपोर्टें हमें पता है तालिबान क्यों तबाह हुई थी, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड थी, पुलिस सेंट्रिक हुकूमत थी। आप एक सूबे के अंदर बंदा मारते भी थे तो उसको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निजाम वैसे ही चलता रहेगा। आप सर काटेंगे भी तो धड़ ऑपरेट करता रहेगा, ऐसे ही है। यही वाला निजाम इनका था। तो कौन सी आपने रजीम चेंज कर ली, आपने उसको और ज्यादा खराब कर दिया। IRGC अलग से ऑपरेट करती है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अलग से ऑपरेट करती है, गार्डन काउंसिल ऑफ ईरान अलग से ऑपरेट करती है। इन तीनों के मुशावरत से अगर आप चलाएं भी काम को, तो फिर भी आपके जो सुप्रीम लीडर बैठे हैं वो अलग से ऑपरेट करते हैं, और उनके चेक्स फिर एक दूसरे के ऊपर अलग से होते हैं। बहुत ज्यादा चेक्स हैं हर एक इदारे के। तो उसके बाद भी अगर आप ये कहें टॉप लीडरशिप को मार दिया है, तो फिर ट्रम्प साहब, मैं तो ये कहूंगा उनको नींद की गोली खिला के सुला दें, फिलहाल इनको सुला दें। जिस तरह के स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के वापस लेने के ख्याल के बाद, ख्वाब के बाद इनको सोचना चाहिए था, क्योंकि वो भी इनकी स्पीच के अंदर इन्होंने मेंशन किया उसको अपने एड्रेस के अंदर। और सर वो तो जंग से पहले जो आपके पास नहीं थी, पिछले 5 सालों के अंदर पहली दफ़ा मुस्लिम कंट्रोल के अंदर है वो, ऐसे ही है। और उसका तो साहब इनका इनिशियल क्या था क्लेम कि जी वो तो इनिशियली तो थी नहीं, ओपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन है। इन्होंने बंद करवाई, बंद करवाने के बाद इन्होंने कहा हम वापस ले लेंगे, वापस लेने के बाद ये ले नहीं सके, फिर इन्होंने अपने एलाइज के तरले मिनते किए, फिर उनको थ्रेटन किया, थ्रेटन करने के बाद इन्होंने नेटो को कह दिया कि बियॉन्ड रिकंसिडरेशन हो गया हमारा नेटो का अलायंस जो है। और उन्होंने अजीब ट्रम्प साहब का एक जो है ना ख्वाब ख्याल है कि स्पेन को जिस तरह कह रहे थे कि इफ वी वांट द बेसिस वी कैन जस्ट टेक द बेसिस, इस तरह होता है क्या यार? इस तरह थोड़ी होता है। वो कियर स्टारमर ने 35 अपने ममालिक की एक मीटिंग कन्वीन कर ली है, जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का विदाउट यूएस जो है वो फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस हो ना, हमने किस एतबार से चलना है। नेटो का भी वो डिस्कस कर रहे हैं कि सर हमें आपका चाहिए ही नहीं। तो अल्लाह आपका हाफिज। और फाइनली जो इनकी थ्रेट थी सर कि हम स्टोन एज में धकेल देंगे, इसकी तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो बड़ी लिटरल है, लिटरल तो ये है कि आप उनके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को टारगेट करें, ठीक है, जो कि अगेन इज आपके जो लॉज ऑफ वॉर है या इंटरनेशनल लॉज है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। दूसरा है कि न्यूक्लियर थ्रेट, तो उसके अंदर भी हर एतबार से सर आप जो है, जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, आपने इंश्योर किया कि आप ना अमेरिका को आइसोलेट सिर्फ करें, बल्कि जो आपकी यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर सुप्रीमेसी थी उसको भी ख़त्म कर दें, और जो एक फॉल्स रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक एनविजन था जी, तो वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे ही। और ईरान विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, जाहिर सी बात है इस सारे मामले के बाद, क्योंकि अगर नेगोशिएशंस की तरफ बात जाती भी है तो ईरान बार बार यही कह रहा है कि जी मेरे टर्म्स पे होंगे, जो उनके 3 पॉइंट्स थे। और अगेन ईरान उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है भी नहीं। तो ट्रम्प साहब का वक्त आ चुका है कि वो अब टाटा बाय बाय करना शुरू कर दें, अदरवाइज़ वो अकेले रह जाएंगे। और उनका जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब है, जो एक्चुअली एक अपनी तरफ से घड़ रहे थे, फैब्रिकेट कर रहे थे, क्योंकि सारा कुछ नज़र आ गया कि वो मदूरो के साथ क्या कर रहे हैं और वो ईरान के अंदर क्या कर रहे हैं, इवन इराक के साथ क्या किया था पास्ट के अंदर, पनामा के अंदर क्या किया था, गाना के अंदर क्या किया था, वो सारी चीज़ें दोबारा से रेप्लिकेट हो रही हैं यहाँ पे। ऐसे। और जो आपके मोरालिटीज़ की स्पीच थी वो एप्स्टीन के अंदर हमें नजर आ गया सारा कुछ। ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी, एपिक फ्यूरी नहीं है, एप्स्टीन फ्यूरी वाली बात। ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी। ऐसा जी फाइनली वहीं से जहाँ से हमने आगाज़ किया था, इट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग के थर्ड टर्म के जो बयानात और ख्वाब हैं, जो पॉसिबिलिटी हो ना हो, वी बिलीव कि इम्पीचमेंट जो है वो हो सकती है, होनी भी चाहिए। थैंक यू जी। होप यू एंजॉयड द शो। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज टू व्हाट यू थिंक अबाउट इट। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।